हेलो एचीवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल द केम एचीवर्स। आज का जो हमारा सेशन होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, स्टोकियोमेट्री क्या होता है और स्टोकियोमेट्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो फिर स्टोकियोमेट्री क्या होता है ना। स्टोकियोमेट्री जो होता है वो क्या होता है ना, आपका एक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, एक साइड में रिएक्टेंट होता है और दूसरे साइड में प्रोडक्ट होता है। तो फिर रिएक्टेंट का मास कितना है और प्रोडक्ट का मास कितना है उसके बारे में जहां से आपको पता चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो फिर स्टोकियोमेट्री क्या है उसके बारे में आपको पता चल गया। तो फिर स्टोकियोमेट्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो स्टोकियोमेट्री को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम को प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम के साथ बराबरी करना पड़ेगा। सपोज मेरा यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर ले लिया CH4 प्लस O2 चेंजेस टू CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो फिर ये वाला साइड में यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट कौन कौन है, रिएक्टेंट आपका है CH4 और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है वो कौन कौन सी है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का मास कितना होगा और प्रोडक्ट का मास कितना होगा उसको आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। और उसको जो भी प्रोसेस से आप लोग कैलकुलेट करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, रिएक्टेंट साइड का जो नंबर ऑफ एटम है उसको किसके साथ बराबर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम के साथ बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, तो फिर ये वाला केमिकल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों साइड को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस में कैसे कर सकता हूँ ना, यहाँ पर आपका कार्बन कितने हैं 1 है और ये वाला साइड में भी आपका कार्बन कितना है 1 है। ठीक है, तो फिर ये दोनों बैलेंस है। और ये वाला साइड में हाइड्रोजन कितना है 4 है और ये वाला साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है और ये वाला साइड में 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर 2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर जो हाइड्रोजन हो गया वो कितना हो गया, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। पर ऑक्सीजन जो था वो कितना हो गया, यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 2 नंबर का ऑक्सीजन। तो फिर आपका टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना हो गया, 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो फिर ये वाला साइड में जो प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन का एटम कितना है 4 नंबर का और ये वाला जो रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन एटम कितना है 2 नंबर का। तो फिर ये वाला जो 2 नंबर ऑक्सीजन को ये वाला जो 4 नंबर ऑक्सीजन के साथ बराबर करना होगा। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर क्या आ गया, 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और यहाँ पर भी आ गया 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो फिर मैंने यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर आपका कार्बन कितना है 1 है और यहाँ पर भी आपका कार्बन कितना है 1 है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना है 4 है और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन कितना है 4 है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है 4 है और ये वाला साइड में आपका ऑक्सीजन कितना है, ये वाला 2 और ये वाला जो O2। तो फिर O2 मिलकर कितना होता है 4 ऑक्सीजन एटम। तो फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो है ये वाला क्या है, स्टोकियोमेट्री को ओबे कर रहा है। तो फिर ये वाला साइड में दोनों साइड में क्या है, नंबर ऑफ एटम ठीक ठाक है। ये वाला साइड में नंबर ऑफ एटम जितना है और ये वाला साइड में भी नंबर ऑफ एटम आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो फिर ये वाला गया आपका स्टोकियोमेट्री। तो फिर यहाँ पर आपका और एक आता है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या आता है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो फिर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है ना, यहाँ पर आपका जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है ना, यहाँ पर आप जो ऑक्सीजन के साइड में क्या मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया। तो फिर ये वाला जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सिमिलरली ये वाला जो मीथेन है, मीथेन के साइड में क्या है 1 है, तो फिर 1 को क्या बोलेंगे, उसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये वाला जो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर क्या है 1 CO2, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। इसी तरह वाटर का जो है वाटर का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो फिर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर जान सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, यहाँ पर जो स्टोकियोमेट्रिक को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी आपको पता चल गया। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रिएक्टेंट साइड है रिएक्टेंट साइड का
नंबर ऑफ एटम को प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम के साथ बराबर करना पड़ेगा। उसको बराबर करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का पता चलता है। तो फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाता है और उसी से आपको क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को रिलेट करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपका नीट और जेईई मेन में आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक स्टोइकियोमेट्री को रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दिया गया है कि जब भी इथेन कॉम्प्लीटली ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उसके साथ क्या देता है, वाटर देता है। अगर आपके पास जो इथेन है वो 300 ग्राम का है तो फिर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो कितने ग्राम का होगा। यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा है क्या, हाँ, ये जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका मास कितना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, उसका स्टोइकियोमेट्री लिखना होगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना होगा जो कि आपका बैलेंस करने से आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको बैलेंस करने से यहाँ पर आपका कार्बन कितना है, 2 है, और ये वाला साइड में कार्बन कितना है, 1 है। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो फिर ये वाला आपका हो गया कार्बन 2। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 6 है, और ये वाला साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 मल्टीप्लाई करने से ये वाला हाइड्रोजन हो गया 6, ये वाला भी हाइड्रोजन हो गया 6। अभी क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो फिर ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और ये वाला साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 जो कि 7 है। तो फिर मैंने अगर यहाँ पर 7/2 कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि 7/2 इंटू 2 जो कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये जो इक्वेशन था इसको मैंने बैलेंस कर दिया और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ जो C2H6 है वो क्या है ना, 1 मोलिक्यूल ऑफ C2H6 है। 1 मोलिक्यूल ऑफ C2H6 प्रोड्यूसेस 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2। यस, ठीक है, तो फिर ये जो 1 मोलिक्यूल ऑफ C2H6 है इसका मोलर मास निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि 300 ग्राम से आपको कितने ग्राम का CO2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 मोलिक्यूल का जो मोलर मास होगा उसमें से कितने ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको पता कर दूंगा, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या होगा, 300 ग्राम से कितने कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसको पता करने में मुझे इजी होगा। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 मोलिक्यूल ऑफ इथेन जो है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो 2 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने से इसका भी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना है ना, ये जो 1 मोलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, और ये वाला जो 2 मोलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है उसको मैं पता कर सकता हूँ। तो फिर 1 मोलिक्यूल जो C2H6 है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 × 12 प्लस 6 × 1 जो कि हो गया 24 प्लस 6 जो कि हो गया 30। तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ 30 ग्राम ऑफ C2H6 प्रोड्यूसेस 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2। तो फिर 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2 का मास कितना हो जाएगा, तो फिर 2 × 1 कार्बन का मास 2L प्लस 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32। तो फिर ये वाला हो गया 2 × 44 जो कि 44 to 88। तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ 30 ग्राम का जो C2H6 है वो कितने ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है ना, 300 ग्राम कितना देगा, तो फिर अगर 30 ग्राम इतना देता है तो फिर 1 ग्राम ऑफ इथेन वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 88/30। तो फिर 300 ग्राम जो है वो कितना देगा ना, 88/30 इंटू 300। इसको सॉल्व करने से ये वाला हो जाएगा कितना, 880 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका मास कितना आएगा, उसका मास आ जाएगा 880 ग्राम। ठीक है, ये वाला था आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। अभी हम क्या करेंगे और दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो फिर ये वाला जो पहला टाइप क्वेश्चन था उसको रिलेट करके आप लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत होगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद आपका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जो कि है कि 2C57H110O6 plus 163 oxygen produces 114 CO2 plus 110 water।
ठीक है। अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको निकालना है क्या ना, वाटर का मास निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना होगा। अगर आपका जो वाटर प्रोड्यूस है वो कितने ग्राम का C57H110 और O6 से बना है। अगर मैं 445 ग्राम ऑफ C57H110 O6 को ऑक्सीजन के साथ बर्न करूंगा तो फिर यहाँ पर जो वाटर होगा वो कितने ग्राम का होगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पर आपका जो है वो क्या है 2 मोलिक्यूल ऑफ C57H110O6 प्रोड्यूसेस 110 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 मोलिक्यूल ऑफ C57H110O6 प्रोड्यूसेस वाटर इक्वल टू कितना ना 110 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, जो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था 2 मोलिक्यूल ऑफ C57H11O6 का मास निकालना है, उसका मोलिकुलर मास जो कि हो जाएगा 2 इंटू 57 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 इक्वल टू 110 इंटू 80। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपका हो जाएगा 1780 ग्राम ऑफ C57H11O6 प्रोड्यूसेस 1980 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है 440 ग्राम ऑफ C57H110O6 से कितने ग्राम का वाटर आएगा और वाटर का जो मास होगा वो कितना होगा। तो फिर यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1780 ग्राम ऑफ C57H11O6 से कितने ग्राम का वाटर आ रहा है, 1980 ग्राम का वाटर आ रहा है। तो फिर आपको पूछा गया है कि क्या 445 ग्राम ऑफ C57H110O6 से कितने ग्राम का वाटर आएगा। तो फिर वाटर जो आएगा उसका मास कितना होगा। तो फिर यहाँ पर 1780 ग्राम का वैल्यू दिया गया है। तो फिर आपको क्या करना है ना 1 ग्राम ऑफ C57H110O6 के O6 से कितने ग्राम का वाटर आ रहा है उसको निकालना पड़ेगा। तो फिर कितना आएगा 1980 बाय 1780। तो फिर आपको क्या दिया गया 445 ग्राम से कितना आएगा, उसको सॉल्व करने से ये वाला हो जाएगा 1980 डिवाइडेड बाय 1780 इंटू 445, वो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा उतना, उसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा वाटर का मास हो जाएगा। तो फिर इसको आप लोग खुद सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर आपको और एक क्वेश्चन दिया गया है, जब भी हम लोग CaCO3 को डिकम्पोज करते हैं वो क्या बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ 80% ऑफ प्योर CaCO3 required to produce 11.2 liter of कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपका एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जिसमें दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से आपका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस है, उसको बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को NTP में प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने मास का 80% ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो फिर अभी आप लोगों को क्या करना है ना, आपका जो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोलिक्यूल ऑफ CaCO3। ठीक है, तो फिर ये वाला जो 1 मोलिक्यूल है उसको क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या है NTP में है।
तो फिर ये वाला एनटीपी में कितना वॉल्यूम को कंज्यूम करेगा, ये वाला 22.4 लीटर ऑफ CaCO3 हो जाएगा। और अभी आपको क्या करना है, इसका मास निकालना है, मोलिकुलर मास। तो फिर 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना होता है, 100 ग्राम। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कितने मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना, 22.4 डिवाइडेड बाय 100 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, कितने मास का 80% ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत है। तो फिर मैंने यहाँ पर जो मास को x ले लिया, तो फिर x ऑफ 80% ऑफ CaCO3 कितने प्रोड्यूस करेगा ना, x इंटू 80% इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो फिर अभी आप लोगों को क्या करना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो फिर ये वाला हो जाएगा x इंटू 80% जो होता है वो क्या होता है 80/100 इंटू 22.4/100। ठीक है, इतने लीटर होगा। तो फिर यहाँ पर दिया गया है आपका जो x ग्राम ऑफ 80% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है एनटीपी में, 11.2 लीटर को। तो फिर मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ ये वाला जो होगा वो किसके साथ बराबर होगा, 11.2 लीटर के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने से ये वाला क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11.2 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 80। ठीक है, तो फिर अभी क्या करना है, 11.2 को 22.4 से कैंसिल आउट करेंगे। तो फिर इसको कैंसिल आउट करने से ये वाला हो जाएगा 2, उसके बाद ये वाला 2 को इसके साथ कैंसिल करने से क्या हो जाएगा 50। अभी ये वाला हो गया 0, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये वाला हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 8। तो फिर इसको सॉल्व करने से ये वाला हो जाएगा 8 6 जा 48, उसके बाद 8 2 जा 16, उसके बाद पॉइंट लिख देंगे। तो फिर ये वाला हो जाएगा क्या 62.5 ग्राम। तो फिर आपका जो पूछा गया था जो मास कितना होगा x ऑफ 80% कितना होगा, वो 62.5 ग्राम होगा। ठीक है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो फिर उसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल को आप लोग खुद ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर ये वाला था आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको डाटा दिया गया है कि आपके पास कैल्शियम क्लोराइड और NaCl का एक मिक्सचर है जिसका वेट कितना है 4.4 ग्राम है। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे ताकि उसका जो कैल्शियम आयन है वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट में। और कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर डिकम्पोज करने से ये वाला क्या हो जाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका मास कितना है 0.56 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ये जो NaCl आएगा, NaCl का परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कितना होगा। ठीक है, ये जो मिक्सचर में NaCl कितना है उसका परसेंटेज निकालना है। तो फिर उसको कैसे निकालोगे ना, यहाँ पर आपको डाटा में क्या दिया गया है ना, NaCl और ClCl2 का जो मिक्सचर है वो कितना है 4.44 ग्राम। अगर आप लोगों को CaCl2 का वेट पता चल जाता है तो फिर आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, NaCl का वेट निकाल सकते हो। और NaCl का वेट को निकालने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकाल सकते हो। तो फिर CaCl2 का वेट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसी से आपको क्या करना है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड 0.56 ग्राम दिया गया है इसी से आपको कैल्शियम कितना है उसको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के बाद आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है उसी में कितने ग्राम का कैल्शियम है उसको निकालने से आपका कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा और उसको सॉल्व करने से आपका NaCl का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है ना, NaCl का परसेंटेज निकालना है। तो फिर NaCl का परसेंटेज को निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, CaCl2 का मास निकालना पड़ेगा। तो फिर CaCl2 का मास कैसे निकालोगे ना, यहाँ पर आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है
वो कितने ग्राम का है, 0.56 ग्राम का है। अगर मैं ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम का मास निकाल सकते हो तो फिर यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का मास आ जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड का मास को सॉल्व करने के बाद उसका जो मास जितना आएगा उसी को अगर मैं 4.44 से माइनस कर देता तो फिर NaCl का मास आ जाएगा। और NaCl का मास आने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, क्या दिया गया है, जो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट है वो कितना है, 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें कैल्शियम कितने नंबर का एटम है, कैल्शियम का जो नंबर ऑफ एटम है वो कितना है, 1 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो फिर मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो कंटेन करता है कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम ना, 1 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। ठीक है, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड का जो 1 मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 40 प्लस ये वाला हो जाएगा 16 जो कि हो गया 56 ग्राम। तो फिर मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन कैल्शियम एटम इक्वल टू उसका मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल कितने ग्राम का कैल्शियम एटम को कंटेन करेगा ना, 40/56 ग्राम का। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या दिया गया है, 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, तो फिर उसमें कैल्शियम एटम कितना होगा ना, 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम, सॉरी 0.56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल, वो जो कैल्शियम एटम को कैरी करेगा वो कितना हो जाएगा 40/56 इंटू 0.56। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 40 जो कि आपका हो जाएगा क्या, जो कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.40 ग्राम। ठीक है, तो फिर ये वाला जो कैल्शियम ऑक्साइड में आपका जो कैल्शियम है वो कितना है 0.40 ग्राम है। ठीक है, आप लोगों को जो मैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से आपको क्या पता चलता है ना, आपका जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट में जो भी एटम होता है उसका मास हर टाइम प्रोडक्ट के मास के साथ बराबर होता है। तो फिर यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट में कितने ग्राम का कैल्शियम है, 0.40 ग्राम का कैल्शियम है। तो फिर मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ जो CaCl2 है इसमें भी कितने ग्राम का कैल्शियम होगा, 0.40 ग्राम का कैल्शियम होगा। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ जो CaCl2 है वो कितने ग्राम का कैल्शियम को कैरी करेगा, 0.40 ग्राम को। तो फिर मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 contain 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ जो आपका CaCl2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 में कैल्शियम एटम जो है वो कितने नंबर का है, 1 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 contains 1 नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 का मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 111 ग्राम। 111 ग्राम ऑफ CaCl2 contains कैल्शियम एटम इक्वल टू उसका मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम। ठीक है, तो फिर मैंने इसको रिवर्स में लिखूंगा, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम contains in 111 ग्राम ऑफ CaCl2। मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि आपका CaCl2 का मास निकालना है। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम कितने कंटेन करेगा CaCl2 में ना, 111/40 ग्राम ऑफ CaCl2। ठीक है, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन था उसी से क्या पढ़ा था ना, आपका जो प्रोडक्ट का मास होगा, प्रोडक्ट में जो भी एटम होगा उसका एटॉमिक मास हर टाइम किसके साथ बराबर होगा ना, आपका जो रिएक्टेंट है उसके मास के साथ बराबर होगा। तो फिर प्रोडक्ट में आपका जो कैल्शियम का मास आया था वो कितना आया था 0.40 ग्राम। तो फिर रिएक्टेंट में भी जो कैल्शियम है उसका मास कितना हो जाएगा 0.40 ग्राम। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम contains in which part mass of CaCl2 ना, 111/40 into 0.40 ग्राम ऑफ CaCl2। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा
ना 40, ये 40 हो जाएगा तो 0.01। इसको सॉल्व करने से आपका जो CaCl2 का मास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.11 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका CaCl2 का मास आ गया। अभी आप लोगों को क्या करना है ना, NaCl का मास निकालना है। तो फिर NaCl का मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाँ इसको आपको क्या करना है ना, ये वाला जो 1.11 को 4.44 से माइनस करने से आपका NaCl का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर ये वाला हो जाएगा 4.44 माइनस 1.11 जो कि हो गया 3.33 ग्राम। ठीक है, तो फिर NaCl का मास आज आ गया। अभी आपको क्या करना है, NaCl का परसेंटेज निकालना है। तो फिर NaCl का परसेंटेज कैसे निकालोगे ना, आपका NaCl का जो परसेंटेज होगा वो किसके साथ बराबर होगा ना, NaCl कितने टोटल आपका सॉल्यूशन का था और टोटल जो मिक्सचर था वो कितने ग्राम का था, 4.44 ग्राम था। इसमें आपका जो NaCl है वो कितने ग्राम का है, 3.33 ग्राम का है इंटू 100। तो फिर इसको सॉल्व करने से ये वाला हो गया 4, ये वाला हो गया 3 और ये वाला हो गया 25 जो कि हो गया 75%। तो फिर NaCl का परसेंटेज जो था वो कितना था, 75%। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं क्या करूंगा और एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि आपका नीट और जेईई मेन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दिया गया है कि आपका जो सिल्वर कार्बोनेट उसको अगर हम स्ट्रांगली हीटेड करेंगे तो फिर उसका जो रेसिड्यू आएगा उसका मास कितना होगा। अगर आपका जो सिल्वर कार्बोनेट है वो कितना है 2.76 ग्राम का है। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे ना, उसको बैलेंस करने से ना, इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से Ag जो है वो कितना हो गया 4Ag। तो फिर यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर जितना Ag है इस साइड में भी Ag सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर कार्बन कितना है 2 है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितना है 4 + 2 6 और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 6। तो फिर ये वाला आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, आपका 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीटेड करने से आपका जो रेसिड्यू आएगा मतलब ये जो Ag आएगा उसका मास कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ Ag2CO3 का मास निकालना होगा और 4 एटम ऑफ Ag का मास निकालना होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag2CO3 प्रोड्यूसेस 4 एटम्स ऑफ Ag। ठीक है, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा ना, 2 इंटू ये जो Ag2CO3 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 276। इसको आप लोग खुद निकालना। तो 2 इंटू 276 ग्राम ऑफ Ag2CO3 प्रोड्यूसेस Ag इक्वल टू 4 इंटू 180 ग्राम, 4 इंटू 108 ग्राम ऑफ Ag। ठीक है, तो फिर ये वाला आपका है इतने ग्राम का Ag2CO3 कितने ग्राम का Ag को प्रोड्यूस करता है 4 इंटू 108। तो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 ग्राम ऑफ Ag2CO3 प्रोड्यूसेस 4 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 276। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या दिया गया है 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3 कितने Ag प्रोड्यूस करेगा। तो फिर 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3 प्रोड्यूसेस 4 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 276 इंटू 2.76। तो फिर इसको सॉल्व करने से जितना मास आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, आपका जो रेसिड्यू का मास हो जाएगा। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि x ग्राम ऑफ Ag जब भी डीजल होता है HNO3 के साथ वो क्या देता है, एक सॉल्यूशन देता है। और उसको जब भी हम क्या करते हैं एक्सेस NaCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर वहाँ पर जो AgCl आता है वो कितने ग्राम का आता है 2.87 ग्राम का आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये जो x है x का वैल्यू कितना होगा, मतलब कितने ग्राम का Ag से आप 2.87 ग्राम का AgCl निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा ना, आपका दिया गया है x ग्राम ऑफ Ag प्रोड्यूसेस 2.87 ग्राम ऑफ AgCl। ठीक है,
तो फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो x का वैल्यू है वो कितना है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ना, 1 molecule of AgCl produces 1 atom of Ag, ठीक है। तो फिर 1 molecule of AgCl का मास कितना होगा ना, 1 इंटू AgCl का मास कितना है 108 प्लस 35.5 इतने ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड बाय, जो Ag का मास है वो कितना है 108 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने से ये वाला कितना हो जाएगा 143.5 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूसेस बाय 108 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है 2.87 ग्राम ऑफ AgCl से कितना Ag आएगा। तो फिर 2.87 ग्राम ऑफ AgCl is produced by 108 by 143.5 into 2.87। तो फिर इसको सॉल्व करने से जितना ग्राम आ जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या Ag का वेट हो जाएगा, ठीक है, और Ag का मास हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको डाटा दिया गया है कि जब भी आप लोग जिंक को HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर वहां पर क्या आता है ना, आपका ZnNO3 का होल 2 आता है, उसके साथ N2O गैस आता है और उसके साथ वाटर आता है। तो फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है अगर आप लोग क्या करते हो ना 325 ग्राम ऑफ जिंक को रिएक्शन करते हो HNO3 के साथ, तो फिर यहाँ पर जो N2O गैस आएगा उसका जो मास होगा वो कितने ग्राम का होगा, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, उसका स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फिर स्टोकियोमेट्री कैसे कैलकुलेशन करोगे ना, उसको बैलेंस करके, तो फिर बैलेंस करने से ये वाला हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 10, ठीक है। तो फिर ये वाला हो गया 4, ये वाला 4Zn हो गया और NO3 जो था वो कितना था 10 NO3 था। तो फिर यहाँ पर आ गया कितना 8 NO3 आ गया। तो फिर अभी मैं क्या लिख सकता हूँ ना, 4 atom of zinc produces 1 molecule of N2O, ठीक है। तो फिर 4 atom of zinc उसका मास कितना होगा, तो 4 एटम ऑफ जिंक उसका मास कितना होगा, 1 जिंक का मास कितना होता है 65 होता है। तो फिर 4 एटम ऑफ जिंक का मास कितना हो जाएगा 4 इंटू 65 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोलिक्यूल ऑफ N2O। तो फिर 1 मोलिक्यूल ऑफ N2O का मास कितना हो जाएगा ना, आपका 44 हो जाएगा, 44 ग्राम ऑफ N2O, ठीक है। तो फिर आपको क्या अभी निकालना है 325 ग्राम ऑफ जिंक से कितने मोलिक्यूल ऑफ N2O आएगा। तो फिर 325 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 44/4 इंटू 65 इंटू 325। तो फिर इसको सॉल्व करने से ये वाला हो गया 11 और इसको सॉल्व करने से ये वाला हो गया 5। तो फिर ये हो गया 55 ग्राम ऑफ N2O। यहाँ पर आपको और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अगर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फिर वो क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP में प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, आपको निकालना है क्या लीटर में निकालना है, ठीक है। तो फिर इसको कैसे निकालोगे ना, आपका जो स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन था वो क्या था ना, बैलेंस करना था। तो स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन हर टाइम किसके लिए अप्लाई होता है ना, आपका वॉल्यूम को निकालने के लिए और मास को निकालने के लिए। तो फिर यहाँ पर आपको वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन को अप्लाई करके आप यहाँ से क्या करेंगे उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका जो 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोलिक्यूल ऑफ CO, ठीक है। तो फिर 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 का वॉल्यूम NTP में क्या होता है 22.4 लीटर के साथ बराबर होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 22.4 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस फ्रॉम 1 मोलिक्यूल ऑफ CO, जो कि NTP में क्या होगा 22.4 लीटर ऑफ CO के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 लीटर ऑफ CO2 कहाँ से आएगा
ना 22.4 बाई 22.4 लीटर ऑफ CO से आएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1 लीटर ऑफ CO से। तो फिर यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, 11.2 लीटर ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लीटर ऑफ CO की जरूरत होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 11.2 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस फ्रॉम 1 इंटू 11.2, जो कि हो जाएगा 11.2 लीटर ऑफ CO के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो फिर आपका ये जो 11.2 लीटर ऑफ CO2 को एनटीपी में बनाने के लिए आपका जो CO होगा वो कितने लीटर का होगा ना, 11.2 लीटर का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर एक बेस है MgOH का होल 2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब भी मैं HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता हूँ तो फिर वो क्या देता है, सोल्ट के साथ वाटर देता है। तो फिर ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका मास कितना होगा ताकि वो 125 ml ऑफ 0.136 मोल ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर बैलेंस कैसे करोगे ना, यहाँ पर आपका देख, यहाँ पर आपका क्या है, Mg है, यहाँ पर भी आपका Mg है, यहाँ पर Cl2 है पर यहाँ पर Cl है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर Cl2 हो गया और यहाँ पर भी Cl2 हो गया। अभी क्या करना है ना, यहाँ पर H2O और तो फिर यहाँ पर H2 कितना है, जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 + 2 4, यहाँ पर कितना है 2 है। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हो गया 4। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है और इस साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। तो फिर ये वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपका जो MgOH का होल 2 का मास निकालना है। तो फिर इसको कैसे निकालोगे ना, आपको पता है 1 मोलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस MgCl2 बाय रिएक्टिंग विथ 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलिक्यूल होता है वो 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl के साथ कंबाइन होकर MgCl2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अभी आप लोग बोल सकते हो 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ MgOH का होल 2, ठीक है। 1 मोल्स ऑफ HCl किसके साथ कंबाइन होगा, हाफ मोल्स ऑफ MgOH का होल 2, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है ना, ये जो 125 ml ऑफ 0.136 मोलारिटी का सॉल्यूशन है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो फिर इसको कैसे निकालोगे ना, ये वाला जो मोल है, ये वाला जो मोलारिटी है वो कितने वॉल्यूम में होता है, 1000 ml वॉल्यूम में होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 1000 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0.136 मोल्स, ठीक है। तो फिर 1 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 0.136 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, 125 ml में कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको निकालना है। तो फिर 125 ml में कितने मोल्स होगा, 0.136 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 125, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने से आपका जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.017 मोल्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका 125 ml में कितने मोल्स है, 0.017 मोल्स है वो आ गया, ठीक है। तो फिर ये किसके साथ बराबर है, 0.017 मोल्स के साथ बराबर है। तो फिर मैंने पहले क्या किया था ना, मैंने यहाँ पे लिखा था जो 1 मोल्स ऑफ HCl होता है वो कितने मोल्स का MgOH का होल 2 के साथ कंबाइन होता है ना, हाफ मोल्स ऑफ MgOH2 के साथ कंबाइन होता है। तो फिर यहाँ पर आपका कितने मोल आ गया, 0.017 मोल्स आ गया। तो 0.017 मोल्स जो होगा वो किसके साथ कंबाइन होगा ना, हाफ इंटू 0.017 मोल्स ऑफ MgOH2 के साथ कंबाइन होगा। तो फिर इसको सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा ना, 0.017 बाई 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स आ गया।
अभी आप लोगों को क्या करना है, उसका मास निकालना है। तो मास कैसे निकालोगे ना, मास को निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो फिर अभी आपको क्या करना है, मास को निकालने के लिए ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मोलिकुलर मास के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कितना था ना, 0.017/2 इंटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका मोलिकुलर मास कितना है, ये है 24 प्लस 32 प्लस 2। उसको सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा, 58। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने से उसका वैल्यू जितना आएगा वो हो जाएगा क्या, आपका मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर उसी मास से अगर ये वाला जो 125 ml ऑफ 0.136 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ HCl को कंबाइन करोगे तो फिर ये वाला जो रिएक्शन होगा वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, अगर आप सभी को मेरा ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा तो फिर मेरे ये नए चैनल द केम अचीवर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।